हेलो गाइस, दिस कार्तिकी पांडे फ्रॉम IIT BHU एंड यू आर वाचिंग नीरा ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ सम इशूज, बिजी शेड्यूल की वजह से। बट कोई नहीं, आज अपन कुछ टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। तो अपन लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स में जैसे कि कुछ टॉपिक्स पढ़ रखे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन ने पढ़ लिया पूरा अच्छे से, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स अपन ने ढेर तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ रखा है। Force due to falling photon at some angle or perpendicular if reflection is taking as well as absorption is taking place, वो सारे केसेस अपन ने कर रखे हैं। क्लियर गाइस? फिर अपन लोगों ने लास्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर भी स्टार्ट कर दिया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने बेसिक्स की बातें कर ली थी। बेसिक्स की बातों में सबसे पहले तो ये था कि मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स। तो एटॉमिक मॉडल्स में कौन कौन से मॉडल देखे थे? थॉमसन्स मॉडल देखा था, रदरफोर्ड मॉडल देखा था और बोर मॉडल देखा था। बोर मॉडल में क्या देखे थे? तुमने दो पोस्टुलेट्स देखे थे या दो स्पेशल बातें देखी थी। एक ये कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल था, और दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉन्स तभी एनर्जी रेडिएट या एब्जॉर्ब करते हैं जब वो अपना एनर्जी लेवल चेंज करते हैं। मतलब फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल जाते हैं, लोअर टू हायर जाते हैं, तभी वो एनर्जी एक्सेप्ट या रेडिएट करते हैं। अदरवाइज कोई भी रेडिएशन और एक्सेप्टेंस ऑफ एनर्जी नहीं होता। और उसके बेसिस पे उन दोनों लॉज को यूज करके या आगे चीज़ों यूज करके अपन लोगों ने क्या निकाल लिया था, एक एक करके रेडियस तो निकाल लिया था। रेडियस निकालने के बाद वेलोसिटी भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। वेलोसिटी भी मैंने आप लोगों को जैसे सजेशन दिया था कि आप लोग को वेलोसिटी निकालना था, बट आई डोंट थिंक सो कि साथ में किसी ने निकाला हो। यदि आपने नहीं निकाला है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका रेडियस का एक्सप्रेशन आया था, ठीक है, जैसे कि ये लेट अस सपोज न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अबाउट ऑर्बिट्स में ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, आपके पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? इफ दिस इज n और ये रेडियस है rn और ये vn की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सॉरी स्पीड से, vn की स्पीड से मूव कर रहा है। तो हम लोग इसके लिए क्या रूल लिखे थे, याद करिए। तो दो इक्वेशन हमने लिखी थी। कौन कौन सी इक्वेशन थी? पहली इक्वेशन थी एनलम के अकॉर्डिंग। एनलम के अकॉर्डिंग क्या था कि भैया इसके ऊपर लगने वाला फोर्स वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इनटू मास के बराबर होगा। तो वो क्या आया था? k इंटू जेड, वेयर जेड इज व्हाट? चार्ज ऑन दैट न्यूक्लियस। जेड इंटू ई, दैट इज ई इज द चार्ज ऑन दैट इलेक्ट्रॉन अपॉन rn स्क्वायर इक्वल टू m e इंटू vn का स्क्वायर बाई rn। एक इक्वेशन ये थी, दिस वॉज द इक्वेशन नंबर 1। एंड गाइस, दूसरा जो था वो आपके पास था उसका खुद का एक जो रूल होता है बोर मॉडल का, वो क्या था? MBN Rn इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। क्लियर गाइस? दिस वॉज द इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके अपन लोगों को आगे बढ़ना था। तो हमने जब आगे बढ़े थे तो जो रेडियस आया था वो आया था Rn इक्वल टू आया था 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड। क्लियर गाइस? दिस वॉज द वैल्यू ऑफ रेडियस, 0.0529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। क्लियर गाइस? ये अपना रेडियस आया था। तो R1 की वैल्यू कितनी आई थी? वो आई थी 0.529 अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। और यदि यही R1 ये जनरल हो गया, ये क्या हो गया? जनरल किसी भी एटम का, बस उसका एटॉमिक नंबर पुट करिए, रेडियस मिल जाएगा। तो R1 ऑफ हाइड्रोजन क्या होता? R1 ऑफ हाइड्रोजन वो होता 0.529 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि उसके लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये हाइड्रोजन के लिए होता है। यही अपन लोगों ने निकाला था। और फिर एक बेसिक सा रूल बोला था कि Rn विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी n स्क्वायर बाई जेड। क्लियर गाइस? ये रूल हरदम याद रखने को मैंने बोला था, यदि याद हो आप लोगों को अच्छे से। तो फिर वेलोसिटी भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो वेलोसिटी का जो जनरल एक्सप्रेशन आता वो आता Vn इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर पर सेकंड इंटू z बाई n सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर गाइस? ये आपका एक्सप्रेशन आता। बट मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि प्लीज इसको एक बार इस वैल्यू को चेक कर लीजिएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू सही है या गलत है, क्योंकि आई एम श्योर कि न्यूमेरिकल वैल्यू सही है, बट इवन देन एक बार चेक कर लीजिएगा। सो यहाँ से हमें एक जनरल सा रूल मिल गया कि Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाई n। सो ये दो रूल्स आपको हरदम याद रखना है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाई n एंड रेडियस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई Z।
तो गाइज इन्हीं दोनों रूल्स के बेसिस पे अपन जब आगे बढ़ेंगे तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं एनर्जी। क्या निकालते हैं? एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो जैसे कि न्यूक्लियस को तो अपन ने रेस्ट में मान रखा है, बाद में अपन एक चीज अभी अपन निकालेंगे कि जब न्यूक्लियस भी किस में होगा, मोशन में होगा, वो अपन आगे करेंगे। क्लियर है? रिड्यूस मास सिस्टम का केस लेकर के। बट अभी हम मान रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो कितना है, दैट इज हाफ ऑफ me into vn का स्क्वायर। वाई? बिकॉज ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। सो vn का स्क्वायर जैसे यहाँ पे आप पुट कराएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, हाफ ऑफ me इंटू 2.18 इंटू 10 to the power 6, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर पर सेकंड पे है तो यूनिट्स भी उसी हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्लियर गाइस? अब इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, ये तो जूल में आएगा, तो इसको हम 1.6 इंटू 10 to the power -19, दैट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उससे डिवाइड करा दीजिए तो वो पूरी की पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर गाइस? तो इसको सॉल्व करने के बाद जो जनरली एक्सप्रेशन आता वो आता काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्लियर गाइस? ये आपको हरदम याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसकी क्या वैल्यू आई है, दैट इज के इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्लियर गाइस? ये बात याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये जूल नहीं है, क्योंकि कई बार बच्चे जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिसकंसेप्शन पाल लेते हैं। तो नहीं, ऐसा आपको क्लियर रखना कि वो क्या है आपका, वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसी तरह यदि हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दैट विल बी इक्वल टू के इंटू जेड ई इंटू ई बाई आर एन विद निगेटिव साइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है सो निगेटिव साइन। क्लियर है? मैंने आप लोग को ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा रखा है। तो के इंटू जेड ई इंटू ई बाई आर एन, तो आर एन की वैल्यू को ले जाके यहाँ पुट कराइए, जेड ई और इन सब वैल्यू से पुट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, ठीक है ना, वो आ जाएगा आपका -27.2 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर गाइस? ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा, जैसे कि ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन था। ठीक है गाइस? जैसे ये इंपॉर्टेंट था उसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, -27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब गाइस देखिए, आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर आप डायरेक्टली ये वैल्यूज क्यों लिख रहे हो, तो यार डायरेक्ट वैल्यूज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखो मैंने रेडियस की वैल्यू आप लोगों को पिछली क्लास में निकलवा दिया था। अब रेडियस की वैल्यू के बाद यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू भी निकालना आपको सिखा दिया। करना क्या, सीधे सीधे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करना है, जेड की वैल्यू सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करना है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू पुट करना 1.6 इंटू 10⁻19। तो जो मतलब जोड़ना या जो गुणा भाग होगा वो तो सारी चीजें आप खुद से कर सकते हैं। तो वो सब चीजों में मैं टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं आपको डायरेक्ट उनका एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। और यदि आपको ज्यादा चेक करने का मन है, मतलब यदि आप चाह रहे हैं कि इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करके देखें, तो आप ऑन दैट केस जा करके उसे चेक भी कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके देखिए कि हमारा जो रिजल्ट हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। सो गाइस टेंशन मत लीजिए, यही रिजल्ट्स आएंगे। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, जनरल एक्सप्रेशन फॉर एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, फॉर एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। और याद रखिएगा ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हरदम वैलिड नहीं है, ये मात्र किस सिस्टम के लिए वैलिड है, ये इस सिस्टम के लिए वैलिड है जिसमें कि हमने माना है ये सारी चीजें। क्लियर है? यदि अभी हाइपोथेटिकल केस हो जाएगा तो हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कुछ और भी हो जाए, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी अपन लोग फ्यूचर में करेंगे। बट अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसके बेसिस पे ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन हो गया, और ये रेडियस, ये वेलोसिटी। तो क्या हम यहाँ से एक बात देख सकते हैं, यहाँ से एक बात बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये भी आ गया एक नया रूल जो कि आपको याद रखना है। अब आप देख रहे हो मैं प्रोपोर्शनलिटी बार बार क्यों आपके सामने रख रहा हूँ एक्सप्रेशन लिखने के बाद भी, उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि गाइस जो क्वेश्चंस आते हैं प्रोपोर्शनलिटी बेस्ड आते हैं कि बताइए यदि इस लेवल पे लाई कर रहा है, ये एटॉमिक नंबर है तो उसका रेडियस मतलब 2 लेवल दे देगा, फिर उनके बीच में रेशियो पूछ लेगा, तो फिर वहां पे कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, वहां रह जाती है प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू कि किस चीज के प्रोपोर्शनल था। इसीलिए मेरा सजेशन है कि आपको मेनली प्रोपोर्शनलिटी फोकस करना है, और ये डिजिट्स तो याद ही हो जाएंगे 1-2 बार करेंगे तो।
क्लियर गाइस? तो ये हमारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं टोटल एनर्जी। किसकी बात करते हैं? टोटल एनर्जी की। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो आएगा वो आएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर गाइस? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। नाउ इन दोनों को जोड़िए तो ध्यान से देखिए, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर कॉमन है, इलेक्ट्रॉन बोल तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो 13.6 माइनस 27.2 दैट इज माइनस 13.6। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन मतलब ये टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम मैंने बोला है ना, सिस्टम कहने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन की ही एनर्जी है। क्लियर गाइस? सो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि उस सिस्टम की, वो इलेक्ट्रॉन के लिए। और क्योंकि हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अलावा कोई है नहीं, और न्यूक्लियस तो ऑलरेडी हमारा रेस्ट में है, ठीक है, माना है इस केस में। तो सिंपल सी बात है, ये एनर्जी किसकी हो रही है? ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो रही है। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बता रहा है? माइनस 13.6। तो यहाँ पे ये वैल्यू कोई इंपॉर्टेंस वाली नहीं है, ये वैल्यू इसका किसी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है तो इस निगेटिव साइन का। किसका इंपॉर्टेंस है? निगेटिव साइन का। जो ये निगेटिव साइन आया है इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये निगेटिव साइन बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समाहित करके रखा है। पहला चीज, निगेटिव साइन ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई है, मतलब सिस्टम स्टेबल है, सिस्टम फॉर्म हुआ है। क्योंकि जब हमें कोई सिस्टम तोड़ना होता है तो हम सिस्टम को एनर्जी देते हैं, और जब कोई सिस्टम फॉर्म होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर गाइस? तो निगेटिव साइन ये भी शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज इज, दैट मीन्स कि सिस्टम इज स्टेबल। और निगेटिव साइन ये भी शो कर रहा है कि फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर गाइस? अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ही टोटल एनर्जी क्या आ रही है? निगेटिव आ रही है। तो ये आपको दूसरा चीज बता रहा है। क्लियर है? तो सिस्टम की स्टेबिलिटी को और फोर्स के अट्रैक्शनल नेचर को बताने के लिए ये निगेटिव साइन आया है। क्लियर गाइस? इसका यही सिग्निफिकेंस है। सो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, काइनेटिक एक्सप्रेशन आ गया, रेडियस, वेलोसिटी, सब का एक्सप्रेशन आ गया। अब इन सारे एक्सप्रेशंस का यूज करते हुए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और नए एक्सप्रेशन निकालते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी चीजें। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। सो सी गाइस, लेट अस सपोज कि अपन बात करते हैं पहले फ्रीक्वेंसी की या टाइम पीरियड की बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट रोटेशन लेने में या कंप्लीट उसके लिए सर्किल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा हुआ। तो टाइम पीरियड दैट शुड बी इक्वल टू 2 पाई आर एन, दिस इज द टोटल डिस्टेंस दैट इज टू बी ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन अपॉन स्पीड विद विच इट इज मूविंग, सो दैट इज वी एन। सो गाइस ये बात याद रखिएगा, टाइम पीरियड टी इक्वल टू कितना है? टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड विद विच electron is moving. So this is the total time period taken by electron to complete a single rotation. So guys, मुझे डायरेक्टली मैं टाइम पीरियड का प्रोपोर्शनलिटी लिखूंगा, ठीक है ना? मुझे एक्सप्रेशन निकालने की जरूरत नहीं कि आप वो तो निकाल ही लेंगे, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी लिखूंगा। तो आर एन किसके प्रोपोर्शनल था? वो था एन स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल। और वी एन किसके प्रोपोर्शनल था? वो था जेड बाई एन के प्रोपोर्शनल। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा टाइम पीरियड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। तो यार गाइस ये बात याद रखना कि यदि कोई थर्ड ऑर्बिट में है, सॉरी कोई सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और कोई फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो उनके बीच में टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा वो कितने का होगा? वो सीधे 1:8 का होगा, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होगा? 8 हो जाएगा, और 1 का क्यूब 1 ही होगा। मतलब 1 का यदि टाइम पीरियड टी है तो 1 का टी बाई 8 हो जाएगा। क्लियर गाइस? ये बात याद रखिएगा। नाउ ये तो हो गया टाइम पीरियड का प्रोपोर्शनलिटी, टाइम पीरियड। अब अपन आते हैं अगले पे, एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी। किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पे ध्यान से सोचिए तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कैपिटल टी, 1 अपॉन टाइम पीरियड। मतलब सिंपल सी बात है कि भैया जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। क्यों जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब? क्योंकि हम देख सकते हैं कि जब टाइम पीरियड जो हमारा है वो एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन है? फ्रीक्वेंसी। तो वो आ गया यार, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। मतलब जेड स्क्वायर ऊपर आ गया, एन क्यूब नीचे चला गया। क्लियर गाइस? नाउ टॉकिंग अबाउट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्लियर गाइस? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ओमेगा होता है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू 2
2πf और 2π/T, यही फॉर्मूला होता है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब जो इसका प्रोपोर्शनलिटी होगा वही ओमेगा का भी प्रोपोर्शनलिटी होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का सेम एक्सप्रेशन होगा, मैं बोल रहा हूँ कि दोनों का सेम प्रोपोर्शनलिटी होगा, Z²/n³। क्लियर गाइस? अब ये तो हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि हमें पता है एक बात कि जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया को बार बार ऐसे क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ऑर्बिटल मोशन की वजह से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट भी फॉर्म होगा। क्योंकि मोशन क्या कहता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है कि भैया किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से यदि बार बार चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स इट इज फॉर्मिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। तो एक ही उससे एक इलेक्ट्रॉन भले पास कर रहा है लेकिन पास तो कर रहा है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट निकालने का तरीका क्या होता है? वी नो दैट I इक्वल टू होता है Q/T। क्लियर है? बाय द वे यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है? सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सो E हो जाएगा। तो आ गया यहाँ से I इक्वल टू E/T, क्योंकि एक टाइम एक इलेक्ट्रॉन को एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लग रहा है? T, तो E/T। तो जब साफ साफ दिख रहा है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, तो 1/T कहने का मतलब साफ साफ आ गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? Z²/n³ के। सो क्लियर गाइज? ये भी याद रखने योग्य बात नहीं, बहुत ही ज्यादा याद रखने योग्य बात है। तो ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, इन रिजल्ट्स की आपको इज्जत करना है। यदि इनकी इज्जत नहीं करेंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी पेपर में, ये बात याद रखिएगा। तो ये आपका आ गया टाइम पीरियड, ये आ गया फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये आ गया क्या आपका पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक करंट। अब इन सब के बाद आता है आप लोग मैग्नेटिक चैप्टर, आपको एक सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया तो मैं बता दूं पहले कि मैग्नेटिक चैप्टर मैं भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं मैग्नेटिक पूरा मैं भी पढ़ाऊंगा, बट कोर्स कंप्लीट जल्दी हो जाए बच्चों का, जो मैंने प्रॉमिस किया इसके लिए पैरेलली मैंने सर को भी चांस दिया कि सर भी करें। और सर बाय द वे जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है सर के प्रति, वो बहुत डायनेमिक है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने देखा है कि उनका पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है। और सबसे मेन बात तो ये कि वो बच्चों के साथ लग के कुछ करना चाह रहे हैं। तो यार जब कोई लग के कुछ करना चाह रहा है तो उसे मौका तो मिलना चाहिए ना। अब इट्स ओके, वो अपने आप से ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे और वो कर रहे हैं, आई नो दैट पर्टिकुलर। इसीलिए मैंने इतना बड़े चैनल में अपने मैंने अलाउ किया, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से चैनल खड़ा किया है, ठीक है। एक एक बच्चे को प्यार दे करके जोड़ा और एक एक बच्चे के लिए इतना चीज़ें करने की कोशिश किया। कुछ लोग को हो सकता है कई बार सेटिस्फाई नहीं हो पाते, कुछ लोग सेटिस्फाई होते हैं, बट मैं ट्राई करता हूँ कि सबको मतलब खुश कर सकूँ अपने कॉन्सेप्ट से, अपनी ट्रिक से। और यदि कोई नहीं भी हो पाते तो मैं हरदम सॉरी मांगता हूँ, ठीक है ना। और इवन मैं अपने हेटर्स को भी कभी हेट नहीं करता, दैट्स फाइन, आप जो भी करते हैं वो आपके थिंकिंग है, मेरी थिंकिंग थोड़ा डिफरेंट है। तो गाइस मैग्नेटिक जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे कि कोई भी यदि सर्कुलर लूप है और उससे करंट फ्लो कर रहा, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो भैया वो क्या फॉर्म करता है? वो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और सेंटर पे उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? यदि कोई ऐसा सर्कुलर लूप है, आई करंट फ्लो कर रहा है और इसका रेडियस कितना है? R है, तो गाइस जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है B इक्वल टू, वो कितना जाता है? वो जाता है μ0I/2R। क्लियर गाइस? μ0I/2R, यही वैल्यू हो जाती है किसकी? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर गाइस? तो मतलब मुझे साफ साफ यदि मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालना चाहूँ कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/RN, दैट इम्प्लाइज कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक बार इस एक्सप्रेशन को चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि एक्सप्रेशन में थोड़ी एरर हो, बट आई थिंक सो कि ये सही है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से इस एक्सप्रेशन को देखा नहीं है। तो क्या है ना, कई बार कुछ डिजिट्स चेंज आते हैं माइंड में। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, I की वैल्यू पुट करिए, I कहाँ के प्रोपोर्शनल आ रहा है? Z²/n³ के, और RN किसके प्रोपोर्शनल आ रहा था? RN आ रहा था n²/z के। तो इसको जैसे ही आप पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z³/n⁵। क्लियर गाइस? तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, या मैग्नेटिक फील्ड की प्रोपोर्शनलिटी आ गई।
क्लियर गाइस? मतलब यदि पूछे कि फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में दो इलेक्ट्रॉन्स है तो फर्स्ट लेवल के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा और जो सेकंड लेवल के चलते मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उन दोनों में कितने का रेशियो होगा? तो सीधे बोलेंगे 1:32 का। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जब पुट करेंगे तो n की पावर 5 दैट इज 1 ही आएगा और 2 की पावर 5 कितना आएगा? 32 आएगा। क्लियर गाइस? तो इसीलिए 1/32 का सीधे सीधे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डिफरेंस होगा। सो ये सारे तरह के एक्सप्रेशन या वेरिएबल्स हो गए जो कि आपको पता होना चाहिए, पर्टिकुलर किससे रिलेटेड, किसी भी एटम से रिलेटेड या एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड। सो नाउ गाइस, ये तो था आज का पूरा कंप्लीट लेक्चर। अब अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर पे जो करेंगे वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड करेंगे। क्लियर गाइस? अपन लोग देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स में या डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, या कैसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी अपन करके देखेंगे जिससे कि अपन को आइडिया लग सके। और देखिए, मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो प्लेलिस्ट होगी उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा। उस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड या मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड हमारे चैनल में हैं, वो सारी वीडियोस उस प्लेलिस्ट में ऐडेड होंगी। तो मेरा एक सजेशन है सारे बच्चों को कि प्लीज वो सारी वीडियोस देखिए, क्योंकि उसमें जो अलग से वीडियो जो मैंने क्रैश कोर्स के टाइम पर कराई थी, उन सब वीडियोस में कहीं ना कहीं जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स कराई गई हैं। तो मैं यदि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं भी करा रहा हूँ तो मेरा ये मानना होता है कि वो वहाँ पे वीडियो पड़ी हुई है तो ऑलरेडी बच्चे उससे कर लेंगे। अब मुझे यार बार बार वही कॉन्सेप्ट दोबारा अपलोड करेंगे तो मेरा भी टाइम किल होगा, आपको भी आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा फ्रूटफुल होगा। सो प्लीज ट्राई टू थिंक कि मतलब जो वहां पे वीडियो है ऑलरेडी तो हमें समझना चाहिए। ठीक है? सो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको या मतलब पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर, पूरे मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं, जैसे कि एक्सरे पूरा का पूरा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे अपन लोग पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा एक्सरे पढ़ाया जा चुका है। ठीक है ना? हमारे चैनल में पूरा का पूरा एक्सरे पढ़ा हुआ है, उसका 1 घंटे का लेक्चर। लेकिन अब बच्चे बोलेंगे सर एक्सरे नहीं पढ़ाया गया, जो कि एक्सरे का वीडियो पड़ा हुआ है ऑलरेडी आपको, तो एक्सरे आपको जाके वहां से कर लेना चाहिए। क्लियर है? बट अभी तक मैंने एक्सरे को करने के लिए इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा 1-2 लेक्चर और पढ़ाना चाहता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसके बाद मैं बोलूंगा कि आपको अब एक्सरे कर लेना चाहिए। सो गाइस, इतना बड़ा ये इशू नहीं है। ठीक है ना? अपन कर लेंगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम बन जाती है। तो आज तो अपन लोगों ने डिफरेंट प्रोपोर्शनलिटी सीखा, जिसमें कि अपन लोगों ने रेडियस के बारे में पहले पढ़ रखा था। आज अपन ने वेलोसिटी एक्सप्रेशन सीखा, काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन, टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड और सारे रिलेशंस की प्रोपोर्शनलिटी अपन ने सीखी। एक्सप्रेशन नहीं निकाला क्योंकि हमें पता है कि एक्सप्रेशन तो हम डिराइव कर सकते 2 मिनट के अंदर, एक्सप्रेशन की इतनी वैल्यू नहीं थी। हाँ, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी वाली सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए हर वक्त। क्लियर गाइस? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो थ्रू दी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और देखेंगे कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या वेरिएशंस आ सकते हैं, क्या वेरिएशंस बन सकते हैं। क्लियर गाइस? अभी ये लेक्चर तो आई थिंक सो 25 मिनट्स का ही होगा, बट ये 25 मिनट्स का नहीं है क्योंकि यही क्लास में यदि मैं पढ़ाता तो ये 1 घंटे का लेक्चर होता, क्योंकि सारी चीजें मैं जैसे यहाँ पे तो मैं आपको लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, आपको वीडियो पॉज करके ही लिखना पड़ेगा सारी चीजों को। ठीक है? लेकिन और मिटाने का टाइम मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ वीडियो से जब मैं रफ करता हूँ कोई चीज। क्लियर है? क्लासरूम में तो सब कुछ चलता है, तो वो सब काउंट होने के बाद वो एक तरह से 1 घंटे का ही लेक्चर होता है जो कि आपको 20 to 30 मिनट्स में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? और 1 घंटे के भी लेक्चर्स आएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन ये 20 to 30 इसलिए लेक्चर क्योंकि यदि मान लो किसी बच्चे को एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ही पढ़ना है तो वो 20 मिनट्स में आपको दे सकूं। ठीक है ना? और 5-10 मिनट में भी नहीं दे सकते, 5-10 मिनट में मजाक ही होता है एक तरह से। तो मैं ट्राई करूंगा कि अभी 20 to 30 मिनट्स के अंदर चीज़ों को बाइंड अप करूँ, जो स्टार्ट करूँ। तो 5 मिनट में भी करूंगा तो मैं वो कोर चीज़ जो है ना, वो जो कॉन्सेप्ट कहते हैं जैसे बेसिक्स, वो मैं नहीं दे पाऊंगा। क्लियर है? और यदि बहुत लेंदी कर देता हूं तो बहुत सारे बच्चों को ये हो जाता है कि भैया हमने तो ये पढ़ना था, सर ने ये कहाँ पढ़ाया होगा पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा, तो इसलिए बच्चे स्किप कर देते हैं चीज़ों को। सो इसीलिए मैं अब थोड़ा सोच रहा हूँ कि भाई इन्हें पार्ट बाई पार्ट। क्लियर है? सो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं चाह तो रहा था कि इसी में कंटिन्यू कर दूं, बट इवन देन मैं आगे वाले लेक्चर में उसे ला के दूंगा। क्लियर गाइस? सो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।